और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। कनाडा के प्रधानमंत्री की हरकतों के बाद अब भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और उसको बरकरार भी रखा है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कनाडा के मुद्दे पर अहम बैठक भी हुई। वहीं भारत ने कई ऐसे कूटनीतिक कदम उठाए हैं जो कनाडा की परेशानी बढ़ा रहे हैं। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस को निलंबित कर दिया है। अगले आदेश तक कनाडा के लोगों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा और भारत ने इसके पीछे की वाजिब वजहें भी बताई हैं। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें साफ तौर पर कहा कि जब हमारे उच्चायोग में, जब हमारे वाणिज्यिक दूतावास में, जब लोगों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, हमारे अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में है, तो फिर हम कामकाज कैसे करें। इसलिए मौजूदा हालात में हम काम नहीं कर सकते और इसमें वीजा एप्लीकेशंस को एंटरटेन करना भी शामिल है। इसीलिए भारत ने कनाडा के वीजा एप्लीकेशंस को एंटरटेन करना बंद कर दिया है। फिलहाल ये अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कनाडा में इसके अलावा जो भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा का मसला है, भारत ने उसको भी प्रमुखता से उठाया है। कनाडा ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है और एक बार फिर से दोहराया है कि हम अपने अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे। कनाडा में रह रहे 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से आतंकी हैं और कितने कितने इन पर इनाम घोषित हैं। विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया, आज अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बयान जारी किया, उसमें साफ कहा कि कनाडा आज कुछ नहीं बल्कि आतंकियों और अपराधियों की पनाहगाह बन गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित बताया। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया और कनाडा को सीधे शब्दों में समझा दिया कि बिना सबूतों के कोई भी आरोप लगाने से पहले आप कम से कम 100 बार सोचें। दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच ही कनाडा में एक भारत के एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की हत्या भी हो गई। गैंगस्टर सुखतुल सिंह गिल उर्फ सुखा की हत्या कैसे कनाडा के लिए सिरदर्द बन गई है, अब ये भी देखना पूरी दुनिया देख रही है। और भारत और कनाडा के रिश्तों में गर्माहट के बाद दोनों देशों के से हो रहे अचानक से जो तनाव आया है, अभी ऐसा लग रहा था क्योंकि 25% हमारा जो व्यापार है वो बढ़ गया था और अब जो रिश्तों में तनाव आया है उसके बाद दोनों देशों का जो कारोबार हो रहा है उस पर बड़ा असर पड़ेगा और इससे कई लोग चिंतित भी हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन किस किस तरह का कारोबार है और किस तरह का असर उस पर पड़ सकता है, जरा इसकी एक बानगी देखिए। आज ही खबर आई कि कनाडा में महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी रेसन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने अपना संचालन आज से बंद कर दिया है। महिंद्रा के पास इस कंपनी में 11.18% की हिस्सेदारी है। भारत में कनाडा का जो पेंशन फंड है उसके निवेश के भी चर्चे हो रहे हैं कि साहब वहाँ का जो पेंशन फंड है उसका तो भारत में काफ़ी निवेश है, तो यहाँ पर उसका क्या असर होगा, तो थोड़ा सा इसको भी समझिए। भारत में कनाडा का जो पेंशन फंड है उसका निवेश करीब 1.75 लाख करोड़ का है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें तो देखिए दोनों के बीच में इसीलिए ट्रेड डील भी चल रही थी, FTA की बात भी चल रही थी जो होल्ड पर चली गई है फिलहाल। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि इस दोनों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगभग बराबर है। इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो भारत का कनाडा को 34,145 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, जबकि कनाडा ने जो एक्सपोर्ट किया भारत को, यानी कि भारत ने जो इंपोर्ट किया कनाडा से, वो 33,700 करोड़ का है। तो 34,000 करोड़ 33,000 करोड़, कोई खास फर्क नहीं है। भारत कनाडा को फार्मा, सॉफ्टवेयर, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है, वहीं कनाडा से कोयला, कोक, फर्टिलाइजर्स, दालें भारत आती हैं। कनाडा में कई भारतीय कंपनियां कारोबार करती हैं, इसमें सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, क्वेस्कॉप है, कई हैं, तेजस नेटवर्क जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। और कनाडा पेंशन फंड का निवेश और उसकी हिस्सेदारी कितनी और कहाँ है, थोड़ा सा ये भी समझिए कि कहाँ कनाडा पेंशन फंड का निवेश हो रखा है जो कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी की हिस्सेदारी में जो हिस्सेदारी है उसकी वो 6% की है और निवेश को अगर आप देखेंगे तो 1,878 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा पेटीएम में भी उनका निवेश है। पेटीएम में हिस्सेदारी जो है वो 1.76% की है, कोई खास नहीं है,
लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि टोटल निवेश की अगर हम बात करेंगे पेटीएम में तो 773 करोड़ का है कनाडा पेंशन फंड का। इंडस टावर्स कंपनी की कनाडा में जो हिस्सेदारी है वहाँ की वो 2.18% है और ये टोटल अगर आप इसको पैसों के टर्म में देखेंगे तो 1085 करोड़ के आसपास की है। जोमेटो में अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे तो 2.97% है और निवेश अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो 2078 करोड़ के आसपास का है। नायका में भी है 1.47 के आसपास की हिस्सेदारी है, 625 करोड़ का ये निवेश है और कोटक महिंद्रा बैंक में जो हिस्सेदारी है पेंशन फंड की वो 2.68 करोड़ है, जबकि निवेश अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखें तो 9,582 करोड़ का है। आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो में भी जो हिस्सेदारी है वो 1% से कम है, निवेश 99 करोड़ के आसपास का है। इन्फोसिस में भी थोड़ा बहुत है इनका 180 करोड़ के आसपास, 1% से भी कम। थोड़ा बहुत आईसीआईसीआई बैंक में भी होगा, 1% भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, पूरा लगभग 80-83 करोड़ के आसपास है। तो ये तो रहा उनका जो निवेश है, कनाडा पेंशन फंड का जो निवेश है। अब इसका आकलन कैसे होगा, कारोबारी रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए इसका तो आकलन दोनों पक्षों ने किया होगा और खास तौर से भारत ने, क्योंकि जो जवाब दिया है भारत ने वो इन व्यापारिक रिश्तों के मद्देनजर दिया हुआ होगा। तो पूरी कैलकुलेशंस हुई होंगी, डिप्लोमेसी में सारी चीजें देखी जाती है, द्विपक्षीय संबंध देखे जाते हैं, द्विपक्षीय व्यापार देखा जाता है, सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट देखा जाता है, तब जाके कोई छोटे से छोटा बयान दिया जाता है। इसलिए भारत ने सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ होगा और जिस समय भारत को यह लगा होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर छींटाकशी कोई नहीं कर सकता, उसके लिए हमें इस तरह के बयान देने जरूरी हैं, तब जाकर भारत ने अपनी तरफ से ये बयान दिए हैं। और ये समझिए आप कि बहुत स्ट्रॉन्ग बयान है। राजनयिकों को निष्कासित कर देना, चलो वहाँ की उसकी तो शुरुआत कनाडा ने की, उसका तो हमने सिर्फ उसको एक जवाब दिया, लेकिन वीज़ा सर्विसेज को रद्द कर देना ये बड़ा स्टेप है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं जो धीरे धीरे छनकर आएंगी, लेकिन दो टूक कह दिया। भारत कनाडा के तनाव को लेकर थोड़ा और अपडेट ये है इस बीच में कि विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों को सावधान रहने की सलाह दी है। अब कनाडा भी कह रहा था जबरदस्ती कि साहब आप वहाँ एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, आपकी फलाना जगहों पर न जाएं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट की बात कर रहे हैं, इधर जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो भारत ने भी कह दिया और भारत को तो खुली धमकियां मिल रही हैं वहाँ पर, भारतीय नागरिकों को खुली धमकी दी जा रही है वहाँ पर कि आप ये छोड़िए, ये कनाडा में सिर्फ खालिस्तानी रहेंगे और अगर आप यहाँ छोड़कर नहीं जाते हैं तो फिर हम आप पर हमला करेंगे। हमारे राजनयिकों के पोस्टर्स लगाए गए हैं वहाँ पर गुरुद्वारों के बाहर, असैसिनेशन जैसे शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है और उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती तो भारत की तरफ से ये रिएक्शन स्वाभाविक था और बिल्कुल टिट फॉर टैट जैसे कहा जा रहा है, ये टर्म जो इस्तेमाल हो रहा है सब जगह, ये बिल्कुल एप्ट टर्मिनोलॉजी है। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी भारत में सक्रिय जो जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई तेज कर दी है इधर भारत में भी। और साथ ही साथ एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों को नकद इनाम देने की घोषणा भी की है। इसमें हरविंदर सिंह सद्दू है उर्फ रिंदा, इन पर 10 लाख का इनाम है। इस आतंकवादी पर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 10 लाख रुपए का इनाम है। परमिंदर सिंह खैरा है, इस पर इसको पट्टू के नाम से भी जाना जाता है, इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह, इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। यादविंदर सिंह उर्फ यद्दा पर 5 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है। और इन सभी की जानकारी दिल्ली या चंडीगढ़ में एनआईए के जो दफ्तर हैं वहां पर दी जा सकती है और ये घोषित कर दिया गया है। खालिस्तान के मुद्दे पर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिति देखेंगे कनाडा की इस वक्त, तो बहुत ज्यादा सहज स्थिति में कनाडा नजर नहीं आ रहा। ट्रूडो साहब ने आनन फानन में बोल तो दिया अपनी घरेलू राजनीति को बचाने के चक्कर में, लेकिन संभवतः उन्होंने भी ऐसे रिएक्शन की कल्पना नहीं की होगी जिस तरह का रिएक्शन भारत की तरफ से आया है। और जब वो अपने I5 जो कि कनाडा के क्लोजेस्ट अलाय कहे जाते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें यूके है, इसमें अमेरिका शामिल है, जब इनके पास गए तो वहां से भी नपे तुले से बयान आ रहे हैं। कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है कनाडा को कि सब उसके साथ खड़े हैं और भारत के खिलाफ कोई लामबंदी कर दी गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ज्यादातर देश खालिस्तान के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करने वाले कनाडा से बचते दिख रहे हैं। अब कनाडा की जो बात हुई है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके से जरूर हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो नपे तुले बयान आते हैं और जो एक तरह से जो अलायंस होते हैं उनके जो आते हैं, स्वाभाविक रूप से जो बयान आने अपेक्षित थे उसी तरह के बयान आए। तो कुल मिला के कनाडा इस वक्त अपने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वजह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ट्रूडो साहब की घरेलू राजनीति है, उनका व्यक्तिगत ईगो है, क्या है, क्योंकि अपने देश में तो खुद उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं कि साहब आपने भारत के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह दी अपनी पार्लियामेंट में, तो सबूत तो दीजिए। भारत के आपने कहा कि साहब जिसको भारत ने आज स्वीकार किया कि हाँ ट्रूडो साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मसले को उठाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत खारिज भी कर दिया था, लेकिन ये बयान देने से पहले भी कोई सबूत नहीं दिए। फिर आप कनाडा जाते हैं, वहां की संसद में बयान देते हैं, उसके बाद भी आप कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। तो फिर बिना सबूत के इतना बड़ा अनर्गल प्रलाप करने का मतलब क्या था, ये सबकी समझ से परे है। बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं एम्बेसडर मंजीव पुरी सर, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर पुरी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत सर, पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर त्रिगुणायत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। काफ़ी दिनों बाद एम्बेसडर त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सर। चर्चा की शुरुआत में एम्बेसडर पुरी से करना चाहूँगा सर। आज जो भारत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो लाउड एंड क्लियर हैं सर। कनाडा को अब समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या कर दिया। दीपक जी धन्यवाद। देखिए, हमारे स्टेटमेंट लाउड एंड क्लियर है और कोई भी कनाडा की तरफ से अगर विशेषज्ञ इसको देख रहा होता, वो एक्सपेक्ट करता कि इंडिया की तरफ से टफ स्टैंड हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम उनसे सालों से, बहुत समय से कह रहे हैं कि भाई ये खालिस्तानी आतंकवादियों को आप कंट्रोल में करिए, इनके पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह को ठीक करिए और ये जो इल्जाम वगैरह इसको छोड़िए। देखिए दीपक जी, मैं आपको इतना कहूँ, इल्जाम, ये सब चीजें, मर्डर्स वगैरह ये होती हैं देशों के बीच में, जिसको कहते हैं खेल भी होते हैं, लेकिन उनके तौर तरीके हैं, उनको किस तरह सुलझाया जाता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ऑफिशियल लेवल इंटरैक्शन होती है, थर्ड पार्टी से होती है, बहुत सारी चीजें होती है। कनाडा सबको कहता है कि वो चाहता है कि दुनिया में रूल्स बेस्ड इंटरैक्शन हो, लेकिन रूल्स बेस में कहाँ लिखा है कि आप अपने पार्लियामेंट में खड़े होके एक अच्छे फ्रेंडली कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री जो आपके साथ G20 का मेंबर है, उस कंट्री के बारे में आप इस तरह बोलिएगा, बताइए। आपने बहुत अच्छी तरह कहा डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन। देखिए, हम लोग सब मानते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है वो हर चीज को ट्रम्प करती है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिएगा कि आपको ये ट्रम्प मिलेगा, इस कार्ड का फायदा मिलेगा, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया, अपने ही नियम, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की उल्लंघन की, उसके नतीजे होंगे और ये नतीजे उनके लिए अच्छे हो ना हो, ये भी नहीं मैं समझता कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कनाडा को उन्होंने बिना किसी वजह एक कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं मानता हूं कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो भी ट्रूडो जी को सामने जरूर पेश करें। एब्सोल्युटली। त्रिगुणायत सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन को? क्या ये एक्सपेक्ट किया होगा ये इस तरह का रुख? मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने किसी कंट्री के खिलाफ, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, स्वाभाविक है पाकिस्तान तो डिजर्व भी करता है और हमने उसको हर मोर्चे, हर मंच पर घेरने में कोई कोताही भी नहीं बरती और बरतनी चाहिए भी नहीं, लेकिन सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, वीजा पर रोक लगा देना और अब ये कहना साहब कि आपके राजनयिक हमारे यहाँ ज्यादा हो गए, जरा इन पर भी ध्यान दीजिए, ये किसी G20 के हमारे साझेदार देश के लिए हमने इस्तेमाल किया हो, ऐसा कभी कोई उदाहरण पहले मिलता नहीं है सर। ये एक्सपेक्ट किया होगा कनाडा ने कि भारत इस तरह से आक्रामक होकर अपनी बात रखेगा, जो बात उन्होंने शुरुआत करी? देखिए दीपक जी, जैसा अम्बेसडर पुरी साहब ने कहा, बिल्कुल सही बताया इस बारे में, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हूं या भी जस्टिन ट्रूडो या इनके पिताजी रहे हों पियरे ट्रूडो,
इन दोनों के ही समय पे हमने देखा है कि ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट काइंड ऑफ जो ग्रुप्स हैं, उनको बड़ा बढ़ावा मिला है पॉलिटिकली। और इस वक्त में जो उन्होंने किया, चाहे वो किसी भी कारण से किया हो, मैं तो समझता हूँ कि डोमेस्टिक अगर रीजंस है तो इतना बड़ा कदम लेना जो उनके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि अगर एविडेंस है आपके पास में तो आप शेयर करिए। तो भारत के अभी प्रधानमंत्री के टाइम पे जब मीटिंग हुई तब भी कहा गया, आज आपने देखा हमारे जो स्पोक्समैन है उन्होंने भी कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है हमें दीजिए, हम देखेंगे उसको। तो बिना किसी सबूत के जब वहां के अपोजिशन लीडर, वहां के पार्लियामेंटेरियंस उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपने बताई है ये बात, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया कि क्या है, तो फैक्ट्स तो बताइए सीधा। इसी तरह उनके जो मित्र हैं दूसरे G7 के, वो हमारे भी मित्र अच्छे हैं, तो उन कंट्रीज के साथ में जब वो जाएंगे, या फाइव आइज के कंट्रीज हैं वो भी सब हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उनके पास जाकर के अगर वो ये बोलेंगे कि साहब इस तरह की बात इंडिया ने की है, तो वो भी ये कहेंगे प्रूफ दीजिए। तो भले ही एक तरह से वो कहें कंसर्न है और जो परपिट्रेटर्स हैं उनको जस्टिस करना चाहिए, उनके खिलाफ ये सब बातें, तो ये तो सही है, दे शुड बी ब्रॉट टू द बुक। तो भारत भी ये तो यही कहता है, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिज्म का मुकाबला भारत ने किया है। अब पाकिस्तान से हो या सपोर्टेड चीन की तरफ से हो, या अब कनाडा भी उसी श्रेणी में आ गया है। तो इस तरह की जब बातें हो रही हैं तो नेचुरली ये सिचुएशन तो आएगी कि जब भारत रेसिप्रोकेट करेगा। जहां तक बात है कि ये डिप्लोमेट्स की, नंबर डिप्लोमेट्स की, देखिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों के बीच में कि आपके कितने डिप्लोमेट्स होंगे, उनका क्या रैंक होगा और कितने रह सकते हैं कंट्री में। और रिटन अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अगर हम आपके 5 डिप्लोमेट रखते हैं, हमारे 5 डिप्लोमेट रहेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए हमने आपको 10 रखने दिए, तो हम अपने 5 कभी भी पोस्ट कर सकते हैं आगे। लेकिन भारत के जितने डिप्लोमेट हैं उतने ही अब पैरिटी चाहिए उनको। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एक अभी तक चला आ रहा था, कई दोस्तों में आप इस तरह से छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन जब सिचुएशन पॉलिटिकल रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो नेचुरली है कि ये एक नेचुरल स्टेप है कि आप अपने डिप्लोमेटिक मिशन को प्रून करिए और उस लेवल पे लाइए जिसपे कि हमारा डिप्लोमेटिक मिशन वहां पर है। दूसरी चीज ये है कि हमारे डिप्लोमेट्स को वहां पर इतना खतरा है, सबको पता है कि किस तरह से गुरुद्वारों के सामने ये पन्नू और इन सब ने किस तरह के थ्रेट्स दिए हुए हैं, कम्युनिटी को भी थ्रेट दिया हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको लग रहा है तो नेचुरली आपके पास में जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं बाहर में, और उनको अगर वीजा देते रहेंगे तो हो सकता है कि टेररिस्ट ग्रुप फिर से यहाँ आ जाए। हम लोग पहले देख चुके हैं, भारत में इस तरह की बातें हुई हैं। तो जो मिस्टर ट्रूडो हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है जी। भारत को, एक तरह से मैं कहूँगा अपनी जो हॉस्पिटैलिटी थी उसको अब्यूज करने की। देखिए जब पिछली बार जब बायलैटरल विजिट में आए तो वो जी। एक अपने साथ एक साहब को ले आए जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, भारत के खिलाफ बातें करते हैं, तो ये एक गलत उन्होंने किया। इस बार भी जब उनको बुलाया गया तो इस बार भी आने के बाद में उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए, तो अगर और जाने के बाद तुरंत अगर उनके पास था कोई एविडेंस तो बात करते नहीं, लेकिन फिर जाकर के उन्होंने एस्केलेट किया। जब कोई चीज प्रूफ भी नहीं है, किसी चीज का एविडेंस नहीं है आपके पास में, उसके बाद आप एक्शन ले लेते हैं, आप भारत के डिप्लोमेट को बाहर निकाल देते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है, और मैं समझता हूँ कि कनाडा के साथ जिस तरह की एटलीस्ट ट्रूडो की गवर्नमेंट के टाइम पे हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, एक तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ये है कि जैसा आप देख रहे हैं कि कनाडा में काफी कुछ फैल रहा है लोगों के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, चाहे वो गुरमीत सिंह हो या दूसरे और मिलिटेंट ग्रुप्स हो। और ये सोच लीजिए कि सिख्स जो है हिंदुस्तान का एक सिरमौर है, एक प्राउड लोग हैं, चाहे वो यहाँ रहें चाहे कनाडा में रहें। ये एक बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और और उसी पे उसमें भी जिंदा डील रहते करने का हैं, तरीका लेकिन देखिए सर, वो मैं इस मैं पे मैं जो सर्वाइव कह कर रहा रहे था हैं कि क्योंकि फाइव आइज, ट्रूडो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मिस्टर पुरी, मैं जो कह रहा था, कल भी हम इस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे कि आप देखिए कि आपके जो क्लोजेस्ट अलाय हैं उसमें यूके है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है अपार्ट फ्रॉम कनाडा, और ये इन तीनों देशों में समानता ये है कि यूके से भी हमें खालिस्तानी आवाज़ें सेपरेटिस्ट की आवाज़ें उठती हुई दिखाई दी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी बीते कुछ समय से वहाँ पर ये इस तरह की हरकतें बढ़ी हैं। लेकिन दोनों के प्रीमियर्स ने जिस मेजॉरिटी से बात की है भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ, और इस मुद्दे को समझा है भारतीय नज़रिए से भी, और अपने यहाँ से जो आश्वासन आया है, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से कल एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आप तो मोदी साहब को बॉस कहते थे, आप बताइए, उनके खिलाफ तो जो है कनाडा के पीएम ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चिल आउट प्लीज,
चिल आउट। वो उन्होंने अपनी भाषा में समझाया और कहा कि किस तरह से तो एक मैच्योरिटी जो सेम सिचुएशन वाले देश दिखा रहे हैं, कनाडा में ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है सर कि ये मैच्योरिटी उनमें नहीं दिख रही? दीपक जी, ये सब मैं इसको जरा थोड़े डिफरेंटली, देखिए आपने जो कहा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वगैरह के बारे में, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उनके कंट्रीज ने स्टेटमेंट इशू किए हैं। हाँ, वो नपे तुले स्टेटमेंट हैं जिस तरह आपने खुद कहा, लेकिन क्या ये आगे होता है वगैरह ये नहीं मुझे पता। मैं तो ये सिर्फ मानता हूँ कि ये जस्टिन ट्रूडो जी ने सिर्फ कनाडा को विज़ावी भारत एक कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया, ये पूरे पूरे फाइव आइज को वहां पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी जो रिलेशनशिप है उनके साथ काफी घनी। लेकिन क्यों उन्होंने किया, आपने खुद एक्सप्लेन किया कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन, मुझे तो सिर्फ यही लगती है और कोई चीज जिसको कहते हैं वो स्क्वायर अप नहीं हो। अब डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन में आपको इतना आगे चला जाए कि आप ये भूल जाए कि आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, कनाडा के हक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरे यार, कुर्सी तो हर एक को पसंद है, लेकिन इतना ज्यादा आगे चले जाए और आपकी कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी, जो वहां पर माहौल है, जो उनके पोल नंबर है, वो तो लगता है कि वैसे नहीं। तो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, मेच्योरिटी। अब देखिए, गेम्स तो कंट्रीज एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, लेकिन गेम्स के लिए भी रूल्स होते हैं और वो रूल्स पे पाबंद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रूडो साहब इससे हद को पार कर गए। उनका नतीजा अपने आप उनके लिए होगा, उनके अलाइज के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। लेकिन कनाडा का इसमें मुझे कोई फायदा बिल्कुल नहीं नजर आता। का इस्तेमाल मैंने सर इसलिए किया, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने देश में गए, आपने अपनी संसद में, आप देखिए आपने मंच कौन सा इस्तेमाल किया। आपके एलिगेशंस आए हैं जो कि इतने ट्रबलिंग हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आप G20 जैसे देश का G20 जैसे मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस तरह के एलिगेशंस में आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का आरोप लगा रहे हैं ऐसे मंच में जहां पर पूरी दुनिया को जो है साथ लाने की बात की जा रही है। तो ये उनकी टीम, उनको कौन सलाहकार बैठे हुए हैं वहां, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये इसलिए इमेच्योरिटी है, ये राजनयिक लेवल पे भी उनकी मैच्योरिटी है। एक तरफ दुनिया भारतीय राजनयिकों की, डिप्लोमेट्स की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है कि दुनिया जब चारों तरफ बंटी हुई है, दुनिया को एक मंच पर भारत ले आया, और आप जो है इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं। अभी ये पता चल रहा है, मैं पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जो मीडिया में पढ़ रहा हूं रिपोर्ट्स, पता चला है कि उनकी टीम ने जो है उनके लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट एक रखा था, उसमें भी वो आनाकानी कर रहे थे कि साहब हम इस पे नहीं रहेंगे। फिर वो दीपक, ये देखिए, मैं आप ना बड़ा सीरियस यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो है ना टिप्पणियां, ये कंट्रीज के साथ जो होता है, ये कोई बहुत डिफरेंट स्टाइल से ये चीजें होती है। और कौन प्रेसिडेंट कौन से कमरे में रहता है, ये तो वैसे किसी को पता भी नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सिक्योरिटी, इसको छोड़ देते हैं। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, देखिए अच्छा विश्लेषण किया अभी तक। एब्सोल्युटली इसको छोड़ देते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो प्लेन का मसला उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बट चीजें सर इसलिए लोग कनेक्ट करते हैं क्योंकि आपने इतने बड़े मंच पर एक इमेच्योर फैसले लिए और इमेच्योरिटी दिखाई, तो लोग कनेक्ट करते हैं। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। त्रिगुणायत सर, अब आगे क्या सर? अब आगे क्या? अब ये मामला कहां जाकर खत्म होगा? ये जो बात अब निकल चुकी है, ये कितनी दूर तक जाएगी? देखिए, दूर क्या, शुरुआत तो उन्होंने की है, और अगर वो इसको इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे, या हालांकि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि वो भारत को प्रवोक नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हीं को कुछ कदम ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे लगे कि जो सिचुएशन को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं वैसा, तो फिर सिचुएशन खराब ही रहेगी। एटलीस्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे कोई मुझे इम्प्रूवमेंट होते हुए इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है। और उनको भी, चूंकि अगले साल उनके भी इलेक्शन होने वाले हैं, उनके यहाँ पे भी ये समस्याएं हैं, उनकी अपनी रेटिंग्स बहुत लो हैं, उनके जीतने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो उनका जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको वो समझते हैं, वो वहां पर यही ग्रुप्स हैं सारे के, चाहे वो गुरमीत सिंह वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी हो या दूसरे और जैसे ग्रुप्स हैं, सिख ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो सब उनको सपोर्ट करें, तो वो उसके लिए एश्योर्ड है कि ये हमारा वोट बैंक है। तो अगर वो उस निगाह से देखेंगे तो रिलेशनशिप इंप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है। अब आपने देख ही लिया कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन था वो रुक गया है,
जो अभी वीजा और वो कम हो गया, डिप्लोमेट्स कम हो जाएंगे, तो एक तरह से जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस और प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया से स्टूडेंट्स जाने कम हो जा सकते हैं, क्योंकि ये भी वो भी इसी बात का मुख उठाएंगे। तो ये सब कंसर्न्स हैं। लेकिन जब तक देश की जो सॉवरेनिटी है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, हमारे खिलाफ जिस तरह की सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज वहां से होती हैं, वो तो किसी भी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। और देखिए ये अब बहुत अच्छा होता कि डिप्लोमेटिक स्तर पर ही इस तरह की बातें डिस्कस होती और उनका समाधान निकाला जाता। मैं अभी भी उम्मीद ये कर रहा हूं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक चैनल्स अपनी अपनी तरफ से अच्छी बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अपनी मेचॉरिटी से इस बात को सुलझा रहे होंगे और ये किस तरह से मसला अंत तो गत्वा एक सही मोड़ पर आए, हम सब तो यही उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर पुरी, थैंक यू सो मच सर। एम्बेसडर त्रिगुणायत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त निकाला आपने। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। बेरोजगारी और रोजगार की बात आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी में। आपने टाइटल देख ही लिया होगा, डिग्री वाले बेरोजगार। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का आधार भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत करें। कुछ दिन पहले जब SBI रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पिछले 4 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा स्थायी रोजगार पैदा हुए हैं देश में, तो ये एक अच्छा साइन था कि हम कम से कम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और जॉब जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। और पिछले 4 साल के आंकड़ों में अगर आप उनके अंदर की कुछ तिमाहियों का अगर आप आकलन करेंगे तो ऐसा बीते कई सालों में नहीं हुआ था जैसा हो रहा था। तो उस मोर्चे पर ये अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि कोविड के बाद से जो बेरोजगारी दर थी वो कम हुई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो कोविड के बाद से जो एक संकट पैदा हो गया था कि अब जॉब्स क्या उस रफ्तार से वापस आ पाएंगी, तो उस मोर्चे पर भी जो आज की जो हमारी दूसरी कवर स्टोरी है उसमें एक अच्छी बात छिपी हुई है। लेकिन जो समस्या है वो समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनको जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। अब उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों की तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट है और इसमें जो आंकड़े आए हैं हम उनका थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। आधार हमने इस रिपोर्ट को बनाया है। ये रिपोर्ट कह रही है कि ग्रेजुएट लेवल पर बेरोजगारी की दर 15% से भी ऊपर है। अब आप सोचिए, जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें अगर बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है तो ये चिंता की बात होनी चाहिए। 25 साल से कम उम्र वाले ग्रेजुएट्स के लिए तो आंकड़े और भी ज्यादा हैरान हैं। 25 साल से कम उम्र वाले ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी दर इनसे कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट की अगर हम माने तो 40% के आसपास है, जबकि 35 से अधिक उम्र के ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 5% है। अब ये अच्छा, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा आप अलग अंदाज में लीजिए। 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर कम हो रही है, वहां ठीक है, 5 के आसपास है, इतनी नहीं होनी चाहिए फिर भी, लेकिन वहां स्थिति ठीक है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो हाथों में ताजी ताजी डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनकी बेरोजगारी दर ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन हासिल करने वालों के बीच में बेरोजगारी दर में बड़ा अंतर है। भले ग्रेजुएट्स को कोई ना कोई नौकरी मिली जाती है, मगर नौकरी पाने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए, ये सवाल अब भी बना हुआ है। अब यही है आज का हमारा मेन मुद्दा कि ये इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। और अगर आप घूम फिर के इस पूरे सवाल को अगर आप देखें कि ताज़े जो ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर एक बड़ा शब्द उभर कर आता है जिसका इस रिपोर्ट में भी जिक्र है, और वो है स्किल गैप। युवा स्किल्स को सुधारने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, कौशल विकास योजना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन युवाओं को नौकरी में मिलने में परेशानी इसीलिए हो रही है क्योंकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो स्किल सेट चाहिए इंडस्ट्री को, वो स्किल सेट अभी हमारे ग्रेजुएट्स के पास नहीं है, या जो हमारे यंगस्टर्स हैं 25 साल से कम उम्र के लोग, उनमें नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो
बेरोजगारी की स्थिर आय और उसका भी कंपैरिजन है, उसमें ये बताता है कि लेबर डिमांड में अभी थोड़ी सी कमजोरी बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में लेबर डिमांड अगर कमजोर बनी रहेगी तो फिर उसके क्या असर होते हैं, इस पर भी हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। हालांकि अच्छी खबर एक और ये है, क्योंकि देखिए अच्छी बुरी हम दोनों चीजें बता रहे हैं, बुरी तो नहीं कहेंगे, चुनौती वाली हम बता रहे हैं, अच्छी और चुनौतीपूर्ण खबर। चुनौतीपूर्ण बातों में हमने जिक्र किया, अब अच्छी बात यह है कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2004 का अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें, उसकी वजह से जो उस समय के संकट थे, और 2019 से इसको अगर कंपेयर करेंगे तो महिला रोजगार दर में इजाफा हुआ है। कोविड से पहले महिलाओं में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगभग 50% तक था, कोविड के बाद ये बढ़कर अब 60% हो गया, ये बढ़ गया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के लॉकडाउन के 2 साल बाद अप्रैल जून जो तिमाही है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कमाई केवल 85% थी, और यही नौकरी पेशा लोगों की हिस्सेदारी में अब इजाफा हुआ है। 1980 के दशक का भी इसमें जिक्र है, और फिर 2004 के नियमित वेतन या फिर नौकरी पेशा श्रमिकों की हिस्सेदारी का इसमें जिक्र है, जो ये बताता है कि उस जमाने से अब उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन इतनी बारीकियों में न जाते हुए अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ये नौकरी मिलने में परेशानी क्यों हो रही है, और हम देख रहे हैं कि तमाम एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे सेक्टर्स तो ऐसे, हम ये तो नहीं कहते हैं कि सब सेक्टर्स में नौकरियां ही नौकरियां हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर एट्रिशन का इशू चल रहा है, जहां पर लोग नहीं मिल रहे हैं, और कई सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पर नौकरियों की कोई बात ही नहीं हो रही है, वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है, या फिर वहां पर बहुत दिनों से कोई नई जॉब जनरेशन नहीं हो रही है। तो ये ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट के आलोक में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रजनीश सिंह सर हैं, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के। रजनीश सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं सर? जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, कुछ दिनों पहले आया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत अच्छा चल रहा है, 5 करोड़ से ज़्यादा 4 साल में ही जॉब्स हो गई हैं, हालांकि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, अभी इसमें भी इजाफा होने की गुंजाइश है, लेकिन एक बेहतर पिक्चर हमें नज़र आई थी। लेकिन अगर हम ग्रेजुएट्स का आंकड़ा देखें, वहाँ पर बेरोजगारी दर चिंताजनक स्थिति में है सर, 15% से ऊपर, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर 30-40% है। कोई कारण आपको नज़र आता है सर? देखिए दीपक, जो मैं डेटा अभी आपका रिपोर्ट भी सुन रहा था, तो बड़ा स्वाभाविक है कि कोई इतनी एक्साइटिंग रिपोर्ट नहीं है, और इस पे हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और नेचुरल है कि दोनों हमें इंडस्ट्री सेक्टर जो हमारी लार्जली आप देखेंगे जो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, और दूसरा अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर है, और तीसरा आप देखेंगे सर्विस सेक्टर है। तो ये तीनों सेक्टर में आप देखेंगे हमारे ज्यादातर रोजगार आते हैं। और अगर हम देखेंगे ग्रेजुएट्स लोग का, अगर ये आंकड़ा देखने में डेफिनेटली बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर लोगों को नौकरी मिल भी रही होगी तो एक बड़ा सवाल उसमें मेरा ये रहता है हमेशा, जो मैं देख रहा हूं, कि क्या उस पढ़ाई के बराबर के उनको पैसे भी मिल रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नौकरियां कम हैं, और वो सारे सेक्टर्स में मैं देख रहा हूं एक नमी सी आती जा रही है। कुछ समय पहले स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा एक माहौल था, उसमें भी थोड़ा मंदी सा चल रहा है। तो आप अगर देखेंगे जो कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स थे, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह का स्लो डाउन सा दिख रहा है, और बड़ा स्वाभाविक है कि अगर इस स्लो डाउन का असर हम सारे सेक्टर्स पे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट के नाम से अगर आप देखेंगे, अगर आप सुर्खियों में देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई इतना बड़ा कोई खबर नहीं आता है, एक्सेप्ट कि एक अगर मैं देखूं सेक्टर जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर लग रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे जिस तरह के काम होते हैं, उसमें किस लेवल पे हम लोगों को ले सकते हैं, क्या ग्रेजुएट्स जाकर के हमारे हाईवेज वगैरह बनाएंगे, ये हो नहीं सकता है शायद। मगर ये भी पाया गया है कि शायद ग्रेजुएट्स ऐसे नौकरियों के लिए भी अप्लाई करें, तो वो बड़ा दुखदायक होगा कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि एक ग्रेजुएट को शायद वो लेवल पे भी जाना पड़ रहा है कि जो शायद एक वर्कमैन शायद नौकरी करता है उस लेवल पे। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें वर्कमैन को भी एक दूसरी नजर से देखनी चाहिए।
बट मैं ये मान के चल रहा हूँ धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रेजुएट्स आते जा रहे हैं, सप्लाई काफी है और डिमांड में डेफिनेटली मंदी है और हर एक सेक्टर में हम लोग इसको देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि जैसा एक रिपोर्ट में भी था कि लोग हैं मगर स्किलेबल, एम्प्लॉयबल, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है और वो एक थोड़ा चिंता का विषय डेफिनेटली है। सर मैं थोड़ा सा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जॉब जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टार्टअप का भी एक जो राइज था उसमें भी वो बहुत सारे अनाप शनाप लीडरशिप्स जो है वो फैसले ले रही थी। थोड़ा सा फंडिंग को लेकर भी इश्यूज हुए हैं। अब थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ने भी टाइट करना शुरू किया है। और दूसरी बात ये है कि अब इन्वेस्टर्स भी देखिए हिसाब किताब मांग रहे हैं कि भैया पैसा हमने आपको दिया लेकिन अब उसका आप कर क्या रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं कि जो अब थोड़ा सा मैच्योरिटी से लोग फैसले ले रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर भी वो चीज़ों को टाइट करने की कोशिश करेंगे। तो अब वो वैसा कोई ऐसी कोई हेवन वाली स्थिति नहीं है कि साहब आप मार्केट में आपकी जॉब की गारंटी लेके बैठे हुए लोग, वो वाली स्थिति नहीं है। लेकिन एक जो मेरे को बार बार आंकड़ा जो बिल्कुल मेरे दिल पे चुभ रहा है सर, वो ये चुभ रहा है कि 25 साल से कम उम्र के जो ग्रेजुएट हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट में 42, उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है सर वो 42% का है, 42%। अब मेरे को बार बार ये लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर मेरे को ये भी लग रहा है, और प्लीज़ करेक्ट करिएगा मेरे को ये भी लग रहा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद कितने लोगों के मन में ये चल रहा होता है कि अब नौकरी करनी है। अभी मैं अपने कलीग से बात कर रहा था तो सीधा सीधा तो उन्होंने बोल दिया कि अरे ग्रेजुएट 25 साल से कम उम्र ग्रेजुएट किया है तो उसको अपने 2-3 साल लेकर चलता है कि अभी तो उसको ज़िंदगी देखनी है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद थोड़ा बहुत पीएचडी भी करेगा। सर ये मसला है या बात कुछ और है सर? नहीं, देखिए मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन रही है और वो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी होना चाहिए कि जिस तरह अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स में आप सेक्टर देखेंगे और उसमें खास करके जो डिलीवरी सेगमेंट है वहां पे काफी बढ़ोतरी है, मगर उस पे भी यही चिंता का विषय रहेगा कि क्या ग्रेजुएट्स उस टाइप के जॉब्स कर रहे हैं, डिलीवरी का जॉब्स कर रहे हैं जो कि शायद एक 12वीं पास या 10वीं पास का भी एक लड़का कर सकता है। तो वो भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय। बट मेरा मानना यही होगा इस आंकड़े को देख के 42% बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली चिंता वाला एक डेटा है। और मुझे ये लगता है कि लोगों को जितने अपॉर्चुनिटीज दिखने चाहिए, एक तो सरकार के भी तरफ से सरकारी नौकरियां भी कम हो गई हैं। अगर आप रेलवेज देखेंगे जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है वहां पर भी नौकरियां कम होती जा रही हैं। आर्म्ड फोर्सेस में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक तरह का रोक है। सो आप ये जो पूरा एक पूल है टैलेंट का जिसको कि एक अच्छी तरह हम लोग टैप कर सकते थे इन स्किलिंग देम, इसका मतलब ये है मेरे समझ में अगर आप पूछेंगे तो शायद क्या हमें 12वीं पास होने के बाद ही बच्चों को एक स्किल लेवल पे उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए रखें या उनको हम जाने दे ग्रेजुएट करें और उसके बाद भी कोई उनके पास कोई रास्ता ना मिले। काफी कंपनीज 12वीं पास लोगों को भी लेकर के उनको हायर करके उनको ट्रेन करके अपने मुताबिक अपने सेक्टर्स में अपने कंपनीज में एम्प्लॉय करते हैं। तो ये भी एक हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोग क्या पढ़ रहे हैं और ये जानते हुए कि नौकरियां नहीं है तो क्या उससे पहले मैं कोई ब्रेक लूं, कोई ऐसी जगह कोई ऐसी संस्था में ज्वाइन करूं जहां से मैं शायद ज्यादा एम्प्लॉयबल बन जाऊं एक कम उम्र पे। तो वो भी एक हम लोग देख सकते हैं। मैं एग्जैक्टली सर इसी शब्द पे आ रहा था, ये अनएम्प्लॉयबिलिटी, और आपकी और हमारी इसमें बहुत लंबी बातचीत हुई है अनएम्प्लॉयबिलिटी पे, और ये ग्रेजुएट्स में तो बहुत है। और आप चाहे आप इंजीनियर ग्रेजुएट्स ले लो, चाहे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ले लो, इनफैक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगा लो इसमें, आप MBAs भी ले लो। अनएम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा इशू रहा है जो सब जगह दिखता है और अभी तक है मार्केट में। जैसे कि मैं कह रहा था कि कंपनीज तो कहती है कि साहब हमको तो चाहिए लोग लेकिन हमारे पास लोग नहीं है, डिग्री लेके आ जाते हैं लेकिन उनको हम एम्प्लॉयमेंट कैसे दें? दे आर अनएम्प्लॉयबल, दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है लोगों को। अब ये मुझे बताइए सर, अब इसमें दो बहस मैं सुन रहा था। एक बहस ये है कि साहब आप हायर एजुकेशन पे फोकस कीजिए अनएम्प्लॉयबिलिटी को एड्रेस करने के लिए,
और दूसरा तर्क ये आता है सर कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन पे जाइए, आप बुनियादी जो शिक्षा है हमारी, वहां से आप चीजों को अलग रूप में लेने के नजरिए पैदा करिए। 6वीं 7वीं 8वीं में आकर थोड़ा सा एक ऐसा हमको कोर्स देखने को मिलता है जो लगता है कि हाँ पढ़ाई, बाकी तो हमारे बचपना ऐसा लगता है कि बस किताबी बातें ही ज्यादा हो रही हैं। तो सर वो हमको बुनियादी शिक्षा पे ज्यादा फोकस करना है या हायर एजुकेशन पे फोकस करना है? कौन बेहतर तरीके से अनएम्प्लॉयबिलिटी को एड्रेस करेगा सर? देखिए दीपक, इसका मेरा जो एक अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, और इस पे मैं एक थोड़ा सा बड़ा तीखा कमेंट करूंगा कि हमारे यहाँ पे पिछले करीब 2-3 दशक से एजुकेशन सेक्टर जिस तरह से ग्रो किया है, और जिधर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको एक बिल्डिंग दिख जाती है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिख जाती हैं, तमाम उसमें आपको कोर्सेज का नाम दिया जाता है, तमाम पैसे लोग ले रहे हैं, मगर पढ़ाई का स्तर, किस तरह की फैकल्टी, क्या कोर्स है, मेरे को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट दिखता है इंडस्ट्री और एजुकेशन एकेडमिक्स की तरफ से। और ये जितना एजुकेशन को हम लोग अगर कमर्शलाइज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर हमें अपने टैलेंट पूल पे जरूर दिखेगा, और वो दिखने लगा है। तो ये जब अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात हो रही है, जिस तरह आपने बोला है कि कहीं ना कहीं हमें सोर्स पे जाना होगा कि इतने लोग आ रहे हैं मगर अनएम्प्लॉयबल क्यों हैं, और उसका मेरा एक सीधा ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि क्या हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या साल ब साल गिरती जा रही है, ये हमें एक बड़ा सोचना पड़ेगा। और इसके लिए मैं हमेशा कहीं पर भी जाता हूं, मैं ये हमेशा पुश करता हूं कि बोथ इंडस्ट्री और एकेडमिक को मिलजुल करके कोर्सेज को अपनी डिजाइन करनी चाहिए, फैकल्टीज को ट्रेन करना चाहिए। आई थिंक बहुत जगह मैं देखता हूं बहुत पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर क्लासेस हो भी रही हो तो अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर कि सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज या डिग्रीज जस्ट बांटी जा रही हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपको अनएम्प्लॉयबिलिटी पे तो दिखेगा ही। और ये अब ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है और जिस तरह के वर्कफोर्स की हमें आवश्यकता होगी, ये एक बहुत बहुचर्चित बहस है इन दिनों भारत के परिप्रेक्ष्य में कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, उसमें कोई शक नहीं, भारत को कोई नहीं रोकने वाला ग्रो करने से, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से भी कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज है जो बड़ा अवरोध पैदा करेगी, और वो है स्किल। अगर आपके यूथ में वो स्किल नहीं है तो आप ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, विकसित राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, आप एक मिड इनकम इकोनॉमी के ट्रैप में फंस जाएंगे। ये इसीलिए स्किल की बहुत आवश्यकता होगी सर। मेरे ख्याल से अब ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें जैसा सर ने बताया कि इसमें हायर एजुकेशन में काम करना है, या एक बहस ये है कि आपको बुनियादी शिक्षा को ही नजरिए को बदलना पड़ेगा। अब वो अब सरकार के हाथ में है। कुछ रिफॉर्म्स तो हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बाकी भी चीज़ों में बदलाव आए हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ी देर से आए हैं और बड़ा स्लो इनका इम्पैक्ट आ रहा है। थोड़ा सा पेसअप करना पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन कैसे होगा ये तो अब इंडस्ट्री, सरकार, सबको मिलकर सोचना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करके बड़ी आसान भाषा में बातचीत हो जाती है। आई एम श्योर हमारा ये जो कॉन्वर्जेशन है आपके साथ, जो एक व्यक्तिगत बातचीत करने का जो कनेक्ट है हम लोगों का, उसका फायदा हमारे दर्शकों को जरूर मिलता होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा अपनी सब्सिडियरी जीएलएस में 75% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर चुकी है। ग्लेनमार्क फार्मा के बोर्ड से मंजूरी के बाद कंपनी जीएलएस में अपनी 75% हिस्सेदारी निरमा को बेचेगी। ये डील 615 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है। इस डील की कुल वैल्यू, ये भी आपको बता दें, 5,652 करोड़ रुपए है। जीएलएस, ये भी समझिए, जीएलएस यानी कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, और ये ग्लेनमार्क फार्मा की ही लिस्टेड सब्सिडियरी है। डील के तहत निरमा पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए ओपन ऑफर लाएगी। बिक्री के बाद जीएलएस में ग्लेनमार्क फार्मा की 7.8% हिस्सेदारी बच जाएगी। जी बिजनेस ने 3 महीने पहले ही यह खबर दिखा दी थी। फार्मा बिजनेस का ग्रोथ काफी अच्छा है और स्पेशली यूरोप और लैटिन अमेरिका हाई डबल डिजिट का ग्रोथ विजिबल है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो ग्रोथ हम
फार्मा बिजनेस से हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंटिसिपेट करते हैं। और बात बाजार की भी कर लेते हैं। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बिकवाली देखी गई। कमजोर ग्लोबल और घरेलू संकेतों के चलते शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई और बाजार में जारी गिरावट का यह सिलसिला कारोबार के अंत तक बना रहा। सेंसेक्स करीब 650 अंकों की गिरावट के साथ 66,230 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 160 अंक फिसलकर 19,742 पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 750 अंकों से ज्यादा टूटकर 44,623 के स्तर पर क्लोज हुआ। रियल एस्टेट डेवलपर सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। इसमें कल तक पैसे लगा सकते हैं। इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जानिए खुद जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। दिल्ली एनसीआर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वहाँ पर। पिछले 8-10 साल से बहुत बढ़िया वहाँ पर इन्होंने बिजनेस जमाया और जिस स्पेस में बिजनेस जमाया वो भी इन्होंने अपने एक स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्टाइज बना दी कि जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग हुआ, राइट, और इसके अलावा मिड और लोअर इनकम सेगमेंट जो हुआ उसी में ये अपने बिजनेस को पूरा बढ़ा रहे हैं। जितने प्रोजेक्ट्स अभी इनके हाथ में उससे 2 से 3 गुना प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले हैं जो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं उसके मुकाबले में। तो फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। अभी तक का रेवेन्यू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक वित्त वर्ष 2021 छोड़ दें तो अदरवाइज पिछले 2 सालों का काफ़ी मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। सो आई थिंक अभी तक का ग्रोथ रिकॉर्ड ठीक है और आगे जिस तरह के प्रोजेक्ट है उसको भी देखकर रिकॉर्ड बेहतर रहने की उम्मीद है। नेटवर्थ उनकी पॉजिटिव होने जा रही है, वो भी इस आईपीओ के बाद हो रही, क्योंकि आईपीओ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। कैश फ्लो थोड़े से ऑपरेशनल लेवल पर ठीक है, लेकिन नेट लेवल पर कैश फ्लो अभी भी थोड़े से ढीले डाले हैं। तो फाइनेंशियल के मामले में थोड़ा सा और बेहतर करना है। मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए लिस्टिंग पर पैसा बन जाए तो आपकी किस्मत, नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। साड़ी की बिक्री करने वाली हैदराबाद बेस्ड कंपनी साई सिल्क के आईपीओ का भी आज दूसरा दिन है। निवेशक इसमें कल तक यानी कि 22 सितंबर तक पैसे लगा सकते हैं। पैसे लगाने के लिए लिहाज से ये आईपीओ कैसा है ये बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। कुछ नेगेटिव्स हैं जिसकी वजह से मैं इस इशू को अवॉइड करने की राय दे रहा हूँ। पहला तो ये जो बिजनेस है बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, मतलब यहाँ, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत मजबूत है। साड़ियों के बिजनेस में कंपनी साड़ियों का बिजनेस करती है तो इतना आसान है नहीं। दूसरी कि साड़ी इंडस्ट्री में ही डीग्रोथ है। आप देखिए साड़ी का प्रचलन धीमे धीमे आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए कम ही हो रहा है। अब साड़ियाँ मतलब वो एक जो हर रोज पहनने वाला जो परिधान होता था उसके बजाय स्पेशल ओकेजन्स का रह गया, मतलब वो बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। सो जब इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है तो कंपनी बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकती है, वो बड़ा चेंज है। एक डेड इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई है, 50% के ऊपर के है, यानी कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाती है और उसमें बड़ा पैसा अटक जाता है। ये कुछ एक नेगेटिव्स है जो कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, न बहुत महंगे न बहुत सस्ते हैं, रीजनेबल है, लेकिन आपके पास बहुत चॉइसेस हैं और हाल ही में आपने देखा कि नए नए प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कंपटीशन में टिक पाना। तो जब आपके पास टेक्सटाइल स्पेस में बहुत सारी चॉइस है तो फिर क्यों आप इसके साथ जाएंगे। सो आई थिंक अवॉइड कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महाराष्ट्र और देश की शान बढ़ाने वाली डेक्कन ओडिसी ट्रेन को एक बार फिर से शुरू किया गया है। इस ट्रेन में आपको 16वीं शताब्दी के राजाओं के रहने के शाही अंदाज का अनुभव करने को मिलेगा। देखिए हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आप महाराष्ट्र में घूमना चाहते हैं और यहाँ की धरोहरें देखना चाहते हैं, वो भी सुकून भरी ट्रैवलिंग के साथ, तो डेक्कन ओडिसी सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। आपको मैं बता दूं, इस समय मैं डेक्कन ओडिसी में ही हूं और ये लग्जीरियस और सुकून भरी ट्रैवलिंग बस इसी ट्रेन में हो सकती है। इस ट्रेन का भी अपना एक इतिहास है। 2004 में शुरू हुई ये ट्रेन, जो कोविड आया था उस समय इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वापस कुछ निजी कंपनियों और भारत के और महाराष्ट्र सरकार के साथ इसको शुरू किया गया है। आपको मैं बता दूं, इसकी जो लग्जीरियस जो ट्रैवलिंग है वो अपने आप में देखने लायक है।
हर आपको बताऊं कि इसके अलग अलग रूट्स हैं, सबसे बड़ी चीज है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दाम भी है 6 लाख से 13 लाख अलग अलग पैकेजेस हैं। यहाँ पर आप मैं जिस कमरे में हूँ, इस कमरे में आप देख सकते हैं 2 बेड है और दोनों बेड में आपको मैं बताऊं कि पर्याप्त आप यहाँ से जो सफ़र का जो मज़ा है वो भी ले सकते हैं इस समय। और ये वो विंडो है, विंडो के बाहर का जो है आप दृश्य जो है वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कॉम्पैक्ट लेकिन बेहतरीन जो सुकून भरा जो ट्रैवलिंग है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी इस जो रेलवे है इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये जगह जगह रुकती है, जगह जगह जहाँ पे पर्यटक जगह हैं, चाहे बीचेस हों, किले हों या फिर कोई ऐसी जगह जो वाकई संस्कृति, जो महाराष्ट्र की संस्कृति या इतिहास से जुड़ी है, उन सारी जगहों पे ये जाती है और वहाँ पे रुकती है। इसका जो भी घूमने के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं, वाकई ही ये जो ट्रेन है उनके लिए अपने आप में एक नायाब जो है, एक अलग जो एक्सपीरियंस है वो लेकर के आएगी। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि अब जो ये ट्रेन है ये महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू होती है और अलग अलग जगह जाती है। अब ये ट्रेन शुरू हो चुकी है और अब इसकी जो सुकून है और सुकून भरी जो यात्रा है वो करने के लिए अब लोगों को तैयार रहना चाहिए और अब इसमें उस तरह की यात्रा की जा सकती है। कैमरामैन सागर के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #Zee India 360 याद रखिए। नमस्कार।